नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा दृष्टि दोष के ऊपर यानी नज़र के चश्मे के ऊपर है। ये एक विकट व्याधि है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी पिछले दिनों WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट सामने आई। इसी तरह की रिपोर्ट भारत में भी हमारी एक संस्था है, नेशनल कंट्रोल ऑफ ब्लाइंड इन इंडिया, उसकी भी रिपोर्ट सामने आई। इन दोनों की रिपोर्टों का कहना है कि भारत में 2.5 से 3 करोड़ लोगों के अंदर विटामिन ए की कमी है और विटामिन ए की कमी के कारण कम से कम 1 करोड़ लोगों में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों में अंधेपन की समस्या विकसित होने का खतरा है। इसमें से ज़्यादातर लोग हमारे कम उम्र के बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों में विटामिन ए की बहुत भारी कमी हो रही है। और भारत जैसे देश में विटामिन ए की कमी ये एक बहुत सोचनीय विषय है, क्योंकि यहाँ भरपूर मात्रा में हरी सब्जियाँ, फल और दूध उपलब्ध है। ये तीनों मुख्य स्रोत हैं जो विटामिन ए की पूर्ति करते हैं। और ऐसी स्थिति में भारत में अचानक विटामिन ए की कमी होने लग जाए और लोगों में अंधेपन का खतरा पनपने लग जाए, इसलिए समय रहते इस पर चेतना बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए से हम रेटिनॉल कहते हैं, वो आँखों के लिए ही नहीं शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखती है, त्वचा को स्वस्थ रखती है, त्वचा को लावण्यमय और सौंदर्यपूर्ण बनाती है। इसके साथ ये हमारे जो अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन है, जिसे अंगों के ऊपर जो परत रहती है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, शारीरिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और शरीर को रोगों से बचाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन ए की हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, लेकिन विटामिन ए का सर्वाधिक उपयोग जो है आँखों के लिए रहता है। ये आँखों को न केवल दृष्टि से बचाता है, बल्कि मोतियाबिंद से बचाए रखता है। इसके कारण रतौंधी नामक एक रोग भी नहीं होता। आपने सुना होगा कि 20, 25, 30 साल पहले कुछ लोगों को रात्रि के अंधकार में दिखाई नहीं देता था। दिन में वो भली प्रकार देखते थे, लेकिन जैसे ही संध्या का समय होता था, चारों तरफ अंधेरा छाता था, उन्हें ब्लाइंडनेस उतर आती थी, जिसे रतौंधी कहते थे। रतौंधी विटामिन ए की कमी से विकसित होने वाला रोग है और ऐसी ही स्थिति आज 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को देखनी पड़ रही है। आंखों पर चश्मा लगाना तो एक सामान्य प्रक्रिया हो गई है, ये फैशन नहीं, एक मजबूरी है। मैं भी पिछले 3 या 4 सालों से आंखों पर चश्मा लगाता हूँ, क्योंकि मैं भी अपना अधिकांश समय मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर और अपने फ़ोन पर व्यतीत करता रहा। इससे मेरी आँखों में नज़दीक से देखने में थोड़ी दिक्कत आने लगी और उसमें मुझे इसके कारण ये चश्मा धारण करना पड़ा। लेकिन हम यदि थोड़ा पीछे लौटें, अपनी वैदिक पीरियड में देखें, हम वैदिक पीरियड का मतलब मेरा अर्थ हज़ारों सालों की बात नहीं, मेरे 30-35 साल पुराना अपने जो समाज का अवलोकन करने की ज़रूरत है, समाज को देखने का अध्ययन है कि 30-40 साल पहले हमारे यहाँ नेत्र संबंधी इतनी व्याधियाँ नहीं होती थी, लोगों को इतनी चश्मे आदि पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर अचानक हमारे देश में, हमारे समाज में चश्मा पहनने की आवश्यकता होने लगी। आज देखें तो उम्र बढ़ने के साथ चश्मे पर निर्भरता बढ़ती जाती है। यदि 50 साल से ऊपर के लोग देखें तो 70% से ज़्यादा लोगों को चश्मा पहनना अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा वो अंधेपन जैसा व्यवहार करने लगते हैं। और यदि उसके ऊपर देखा जाए तो ये प्रतिशत और बढ़ जाता है। 30 साल की उम्र में देखें तो 25% से ज़्यादा जो लोग हैं वो आंखों पर चश्मा पहनते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता। आप किसी स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में देखेंगे कि प्राइमरी जो सेक्शन है स्कूलों के, उनमें 12 से 15% बच्चे आंखों पर चश्मा धारण करके बैठे हैं, क्योंकि उन्हें ब्लैक बोर्ड पर दिखाई नहीं देता। उन्हें अपनी किताबों में पढ़ने में परेशानी आती है, लिखने में परेशानी आती है, क्योंकि वो दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। उन्हें पढ़ने लिखने में परेशानी आती है, इसलिए उनके माँ बाप और टीचर उनको आंखें चेक कराने के लिए कहते हैं और जब वो आंखें चेकअप कराते हैं तब उनमें दृष्टि दोष पाया जाता है। तब डॉक्टर्स उनको चश्मा एक विशेष नंबर के लेंस का चश्मा पहनने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन यदि हम इस समस्या से निपटना चाहें, इस समस्या से बचना चाहें, तो बहुत थोड़े प्रयोग कर सकते हैं जो हम करते रहते थे।
आज हमने वो छोड़ दिए, इसलिए हमारे यहाँ दृष्टि दोष की समस्या पैदा होने लगी। और यदि बचपन में किशोरावस्था में एक बच्चे को चश्मा पहनना पड़ता है तो उम्मीद रख सकते हैं, आशा रख सकते हैं कि जब वो थोड़ा वयस्क होगा, 25-30 साल से ऊपर जाएगा, तो उसके नंबर जो लेंस है, जो आंखों का चश्मा है, उसका नंबर बढ़ेगा, उसमें दृष्टि दोष की संभावना बढ़ेगी, उसकी आंख खराब होने की संभावना बढ़ेगी और उसमें अंधापन होने की आशंका बहुत कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए हमें सचेत होना चाहिए, हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे हमारे शरीर में दृष्टि दोष जैसी स्थिति ना बने, विटामिन ए आदि की कमी ना हो। इसके लिए हम विटामिन ए के जो मुख्य स्रोत हैं उनका भरपूर मात्रा में सेवन कर सकते हैं, जैसे कि लाल रंग की फल हैं, सब्जियां हैं, पीले रंग के फल हैं, सब्जियां हैं, साग है, पालक है, मेथी है, और इसके लिए हम हरे रंग की चीज़ें, हरे रंग की सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। भरपूर मात्रा में इनका प्रयोग करेंगे तो हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए जाएगा और हम दृष्टि दोष से बचे रहेंगे। दृष्टि दोष के लिए हम नियमित रूप से पपीता का सेवन कर सकते हैं। हम हरे रंग के में देखें तो खुमानी का प्रयोग कर सकते हैं। हम इसके लिए एक चीज़ और भी प्रयोग कर सकते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पुस्तकों में और हमारे स्वास्थ्य संस्थानों में तो कहा जाता है कि विटामिन ए के लिए आप कोड लीवर ऑयल का सेवन करें या अंडे का प्रयोग करें, लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं, जो मांसाहार का सेवन नहीं करते, जो अंडे का प्रयोग नहीं करते, जो मछली का प्रयोग नहीं करते, वो कोड लीवर ऑयल की जगह और अंडे की जगह कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सात्विक आहार में आती हैं, जो वैष्णव आहार में आती हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। और इनके प्रयोग करने से हम आँखों को बहुत मजबूत और हम तीव्र दृष्टि वाला बना सकते हैं और हम बनाते रहें। इसके लिए आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं, आप उसके लिए मक्खन का प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा मक्खन का प्रयोग 30 साल पहले, 40 साल पहले हमारे हर घर में होता था। हर बच्चे को प्रातःकाल जो माता हैं घर में दही भिगो के जो मक्खन निकलता था ताज़ा, उसका सेवन कराती थी। उस पर मिश्री और डाल के या उस पर शक्कर बूरा डाल के, मैं बूरा शक्कर का जो नाम ले रहा हूँ वो चीनी से नहीं है, परिष्कृत चीनी से नहीं है, वो देसी बूरे से, देसी शक्कर से है। और ऐसी बूरे शक्कर के साथ में आप घर का मक्खन प्रयोग करें तो वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। ये मक्खन कैल्शियम का भी अनुपमीय स्रोत है, विटामिन डी का भी स्रोत है, विटामिन के का भी एक अच्छा स्रोत है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में रहता है। इससे आपके दांत मजबूत होते हैं, बुद्धि प्रवीण होती है, तीव्र होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और साथ साथ आपकी आंखों पर कोई दोष नहीं उतरता। और आप यदि बचपन में भरपूर मात्रा में मक्खन का सेवन कर लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी आपकी आँखें जो हैं वो दृष्टि दोष से बची रहती हैं, उनका नंबर जो है वो सामान्य रहता है, कभी आपको चश्मा आदि पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज बहुत लोग कहते हैं कि दृष्टि दोष इसलिए पैदा होता है कि लोग अंधेरे में पड़ते हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि भारत में बिजली का जो प्रचलन है वो 1920 के बाद शुरू हुआ। पूरे देश में बिजली देखी जाए तो उस पूरे देश में तो बिजली 1980 के बाद शुरू हुई, उससे 1990 के बाद पूरे देश में बिजली हुई। उससे पहले तो ज़्यादातर लोग दिए में पढ़ते थे। लालटेन का प्रयोग भी 70-80 के बाद शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले तो भारत में मिट्टी का तेल भी उपलब्ध नहीं था, तो लोग दिए में पढ़ते थे। दिए या तो अरंडी के तेल के होते थे या घी के होते थे या फिर सरसों के तेल के होते थे। उस तेल के अंदर उस तेल के दिए में पड़ते थे, लेकिन उन्होंने कितना कुछ रचा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम यदि अपनी बात करें तो हम 1 घंटे में 1-2 पेज से ज़्यादा नहीं लिख पाते। पूरी ज़िंदगी में हम 1000, 2000, 10,000 पेज से ज़्यादा नहीं लिख पाते। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे आज से 40-50 साल पहले, वो कितने ग्रंथ लिखते रहे, कितने ग्रंथ छोड़ गए, और उन्होंने सब हाथ से लिखा और उसी अंधकार में लिखा, उन अंधकारपूर्ण रात्रि में दियों के नीचे लिखा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि
कम दिए से, कम रोशनी में हम आंखें ख़राब होती हैं। आंखें ख़राब होती हैं आंखों के गलत प्रयोग से, आंखें ख़राब होती हैं तीव्र रोशनी में एक गलत व्यवहार करने से। आंखें का प्रकाश से ज़्यादा कोई संबंध नहीं है। वैसे तो आजकल कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं, ऐसी रिसर्च भी हुई हैं कि ज़्यादा धूप में काम करने से मोतियाबिंद उतर आता है। मोतियाबिंद पर मैं अगला आप वीडियो दूंगा, आप उसमें कुछ जानकारी पा सकेंगे। लेकिन मेरी संक्षिप्त सी जानकारी है कि आप यदि अपने आँखों को बचाना है, आँखों पर चश्मा उतरने से देखना है, आंखों पर मोतियाबिंद से सुरक्षा करनी है, तो आपको भरपूर मात्रा में मक्खन का प्रयोग करना चाहिए। मक्खन देसी तरीके का होना चाहिए, और मक्खन यदि वो गाय के घी का बने, गाय से मेरा अर्थ हमेशा मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, गाय से मेरा अर्थ है, दूध से मेरा अर्थ है देसी गाय का दूध, देसी गाय की घी, मक्खन। तो मैं जिस मक्खन की बात करता हूँ वो देसी गाय का मिले तो बहुत उत्तम है, अन्यथा आप भैंस का घी मक्खन भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन भैंस के मक्खन में कुछ गुण कम होते हैं और आलस्य बढ़ाने वाले गुण ज़्यादा होते हैं, उसमें फैट की ज़्यादा मात्रा होती है। लेकिन उसकी तुलना में यदि गाय के घी से करें तो गाय के घी में बहुत ही अनुपमीय गुण रहते हैं, उसमें विटामिन भी रहती हैं, उसमें 3 जो फैटी एसिड हैं वो भी बहुत अनुपमीय हैं, जो हमें कई तरह की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारे जीवन काल को बढ़ाने में काफ़ी मददगार हैं। यदि उसका हम प्रयोग करें तो हम सिर्फ आँखों की बीमारी से नहीं, हम कई बीमारियों से बचे रह सकते हैं, जिनमें चाहे वो डायबिटीज़ है, हृदय संबंधी रोग हैं, किडनी के रोग हैं, आर्थराइटिस है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन की बीमारियां हैं, स्मृति लॉस की बीमारियां हैं। तो हम उस मक्खन का प्रयोग कर सकते हैं, उस घी का प्रयोग कर सकते हैं। तो उस घी के लिए, उस मक्खन के लिए हमें गाय के दूध का प्रयोग करना है। गाय के दूध से दही बनाना है, दही को भिगोना है, भिगोने की गति से उसके जो अमीनो एसिड हैं या कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं वो अलग होते हैं। वो मशीन जो इसको क्रीम निकालने की मशीन होती है उससे सेपरेट नहीं होते, क्योंकि मशीन है, क्रीम निकालने की जो मशीन है वो एक ही डायरेक्शन में अति तीव्रता से घूमती है। जबकि हम हाथ से बिलोना घी मक्खन निकालते हैं तो उसको कभी हम क्लॉकवाइज ले जाते हैं, कभी एंटी क्लॉकवाइज ले जाते हैं। इससे वो जो अमीनो एसिड है या जो उसके पोषक तत्व हैं वो अलग तरीके से अलग होते हैं और एक जगह एकत्रित होते हैं, जिससे उसकी पोषक की उपयोगिता बढ़ती है। इसीलिए कहते हैं कि यदि बिलोना घी या बिलोना मक्खन का प्रयोग करते हैं तो उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 नामक 2 अति उपयोगी जो अमीनो एसिड, जो फैटी एसिड हैं वो काफ़ी मात्रा में आ जाते हैं। उसमें एक सेरेब्रोसाइड नामक भी एक तत्व काफ़ी मात्रा में संचित हो जाता है, जो हमारे दिमाग के लिए काम करता है। और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 नामक जो रसायन हैं वो हमारे सारे शरीर पर उपयोगी हैं, सारे शरीर में एक शक्ति प्रदान करते हैं। वो हमारी आँखों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। आँखों की जो रेटिना है, आँखों की जो पुतलियाँ हैं, आँखों के जो अलग लेंस हैं, जो अलग स्ट्रक्चर हैं, उनको कमज़ोर नहीं पड़ने देते, उनमें बीमार नहीं होने देते और वो हमें नेत्र दृष्टि से बचाए रखते हैं। तो आप ऐसा मक्खन प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे मक्खन का प्रयोग आप मिश्री के साथ में करें। मिश्री और मक्खन का हमारे यहाँ सदियों से प्रयोग होता रहा है और ये बहुत अनुपमीय है। नेत्र दृष्टि के लिए भी अनुपम है, हमारे दांत और हड्डियों के लिए भी उपयोगी है। जो लोग बचपन में 12-15 साल के होने तक भरपूर मात्रा में मक्खन का प्रयोग कर लेते हैं, उन्हें जीवन भर ना तो नेत्र दृष्टि दोष का सामना करना पड़ता है, ना दांतों की समस्या का सामना करना पड़ता है। उनकी हड्डियां भी 80-90 और उसके ऊपर तक सही सलामत रहती हैं। उन्हें हड्डियों के किसी तरह के विकार का सामना नहीं करना पड़ता। ये प्रयोग की बातें हैं, अनुभव की बातें हैं, ये कोई अध्ययन की बातें हैं। ये थोड़े बहुत प्रयोग की बात नहीं है कि हमने 10 साल 5 साल किसी पर प्रयोग करके और निष्कर्ष निकाल दिया। अनुभव की बातें हैं, सदियों की बातें हैं कि सदियों से ऐसे अनुभव हमारे देश में होते रहे हैं। आप यदि और भी इसको एक अलग दृष्टि से देखेंगे तो ये आपको प्रमाणिकता हो जाएगी, क्योंकि आज से 40, 60, 70 साल पहले, 100 साल, 200 साल पहले हमारे पूर्वजों ने बिना किसी, क्योंकि अब डॉक्टर्स तो अब होते हैं, आपको दवाइयाँ उपलब्ध हैं, आपको चिकित्साएँ उपलब्ध हैं। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी हमारे पूर्वजों ने कितने भीषण संग्राम
और लड़ाइयाँ लड़ी, और इन्हीं के सहारे, कोई वो टॉनिक नहीं लेते थे, कोई वो अलग इस पर शक्तिवर्धक नहीं लेते थे, सामान्य शक्तिवर्धक, घी दूध का प्रयोग, जड़ी बूटियों का प्रयोग, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से पूरी दुनिया को अपनी शक्ति दिखाई थी। तो यदि मेरा ये कहना है कि आप मक्खन का प्रयोग करेंगे, आप मिश्री का प्रयोग करेंगे, आप देसी शक्कर का प्रयोग करेंगे, तो ये आपके लिए नेत्र दृष्टि से बचाने के लिए एक अत्युत्तम प्रयोग है। आप चाहें तो काली मिर्च का प्रयोग भी कर सकते हैं, आप 5-7 दाने काली मिर्च के भी मक्खन के साथ, मिश्री के साथ खा सकते हैं। ये भी नेत्र दृष्टि के लिए बहुत अनुपम है। ये प्रयोग सुनने में आपको जितने सहज हैं, करने में इनका जो चमत्कार है, जो प्रभाव है, आपको अनुपम में ये लगेगा। आपको लगेगा पता नहीं क्या हमने प्रयोग कर लिया। आप जैसे ही इसको 2-4 महीने प्रयोग करेंगे तो प्रयोगकर्ता कह देगा कि उसकी आंखों में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसके अंदर क्या शक्ति पैदा हो रही है, उसके अंदर क्या क्षमता पैदा हो रही है, यहाँ तक कि दांत की कैविटी तक मक्खन से भर जाती हैं। अब लोग कहेंगे कि मक्खन का दांतों से क्या संबंध? तो ये तो करने से बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जो विज्ञान हैं, हमारे यहाँ स्वास्थ्य विज्ञान है या दूसरे विज्ञान, इतने भरपूर एक दूसरे जुड़े रहे हैं, जिनमें समझना इतना आसान नहीं है, सुनना ना आसान है, करने के बाद उसके हमें परिणाम देखने पड़ते हैं। तो आप करके देखिए, भरपूर मात्रा में इसका आपको लाभ मिलेगा। आपको यदि नेत्र दृष्टि से बचना है, आपको चश्मे से बचना है, चश्मा उतारना है, तो अभी प्रयोग करके देखिए। इसी तरह का एक और प्रयोग है, इसके पुनर्वा घृत कहते हैं। पुनर्वा घृत अब कम बनाते हैं, बनाते ही नहीं हैं। पहले बहुत वैद्यिक कंपनियां बनाती थीं, वैद्य लोग बनाते थे, और नेत्र दृष्टि के लिए इससे सर्वोत्तम कोई भी औषधि नहीं है। पुनर्वा घृत के प्रयोग से उसका प्रयोग करना पड़ता है 4-6 महीने, 2 महीने, 4-6 महीने, साल, 2-2 साल भी, 3-3 साल भी करना पड़ता है। लेकिन जिसकी नेत्र दृष्टि जा चुकी है, जो पूर्णतः अंधे हो चुके हैं, जिनकी पूरी आंखें खराब हो गई हैं, उनमें भी ये नेत्र दृष्टि, ये पुनर्वा घृत नेत्र दृष्टि लौटाने की सामर्थ्य रखता था। ऐसे सैकड़ों प्रयोग हैं। आप किसी वयस्क, आप किसी बुजुर्ग, वृद्ध, किसी वैद्य से संपर्क करके देखिए, वो बताएगा कि पुनर्वा घृत में कितने चमत्कारी हैं। वो सहज है, आपको लगेगा पुनर्वा घृत घास और घी, लेकिन नेत्र दृष्टि के लिए बहुत अनुपम है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आप पुनर्वा घृत का प्रयोग भी कर सकते हैं, पुनर्वा घृत के साथ में पुनर्वा मंडूर का प्रयोग भी कर सकते हैं। पुनर्वा तो पुनर्जीवन देने वाली है, नष्ट चीज़ को पुनः विकसित करने वाली है। आप प्रयोग करके देखें, प्रयोग करेंगे तो आपको इनके सब के अनुपम उदाहरण मिलेंगे। आप बादाम का प्रयोग कर सकते हैं। बादाम, सिंपल बादाम मिलता है, एक कैलिफोर्निया का आता है, एक कश्मीर से आता है, एक अफ़गानिस्तान से आता है। आप, लेकिन इनके अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग नाम हैं, शायद बहुत उन्होंने सुना नहीं होगा। एक बादाम का नाम होता है ममीरा, एक का होता है गुरनंदी। आप इनका प्रयोग करके देखिए, ये भी बहुत अनुपम है दांतों के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत मजबूत के लिए उपयोगी है। आप करके देखिए, आपको बहुत इनका चमत्कारपूर्ण लाभ मिलेगा। तो मेरा कहने का है कि आप छोटे प्रयोग करेंगे, विस्तृत उसका प्रभाव पाएंगे। और एक अति महत्वपूर्ण सूचना कि कुछ लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य सूत्र का उद्देश्य क्या है। तो मेरा उद्देश्य कुछ भी नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि देश जो आने वाले हमारे ऊपर एक खतरा है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी और प्रमुख बात हो रही है। स्वास्थ्य को लेकर हम बहुत चिंतित हैं, लेकिन 70% लोग 40-50 साल तक, 30 साल तक जब स्वस्थ रहते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल शांत रहते हैं, बिल्कुल लापरवाह रहते हैं। लेकिन स्वास्थ्य को हमें गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि जो समय चल रहा है, जिस तरह का समय चल रहा है, उससे हर व्यक्ति को 40-50 साल के बाद बीमार किसी ना किसी रोग की गिरफ्त में आना ही है। रोग की गिरफ्त में आएगा। आप समझते हैं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कितना महंगा है, कितना कॉस्टली है, कितना फोर्सफुली हम पे वजन डालते हैं कि लाखों रुपए तो वहाँ कुछ भी वैल्यू नहीं रखते। किसी बड़े अस्पताल में आप किसी रोगी को ले जाते हैं तो लाखों रुपए तो वो एक पल भर में जमा करा लेते हैं। यदि एक हफ्ता वहाँ निकालते हैं तो 4-5 लाख तक का बिल बन जाता है। और यदि कोई खुशकिस्मत का आदमी 1 महीने तक किसी अस्पताल में ज़िंदा रहे, मरे तो भी बात, जिंदा भी रहे तो उसके 8-10 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। लेकिन सामान्य आदमी इतना खर्चा कहाँ से लाएगा?
यदि खर्चा नहीं लाएगा जिंदा कैसे रहेगा? जिंदा नहीं रहेगा तो जीवन का क्या उद्देश्य है? क्या मर जाना, क्या बीमार रहना, क्या अस्पतालों में अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जमा कर जाना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो इससे आप कैसे बच सकें, उस भयानक प्रकोप को का सामना कैसे कर सकें, ये मेरे स्वास्थ्य सूत्र का एक उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में आप और हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन के अमूल्य 20 साल इसी चीज़ पर व्यतीत किए हैं। मैंने डिग्री एलोपैथी से ली, मैं एलोपैथी से पोस्ट ग्रेजुएट रहा, लेकिन मेरा कुछ कारणों से उससे चित्त जो उच्चाट हो गया। मैंने फिर इस जो हमारा प्राचीन जो ज्ञान रहा है स्वास्थ्य में, विज्ञान में, अनुसंधान में, तो उस पर मैंने काफ़ी खोज की, शोध किया। इस पर मैंने 60 से ज़्यादा बड़ी छोटी किताबें भी लिखी हैं। मेरी थोड़ा प्रयास है, मैंने कोई इसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया, कोई मिशन नहीं बनाया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इसका मिशन बनना चाहिए। आप और हम मिलकर इस पर बहुत काम कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ करने के लिए हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास विज्ञान की कभी कोई कमी नहीं रही। विज्ञान हमारी दृष्टि में एक अलग विषय रहा है। हम आज पश्चिम का चश्मा धारण करके चलते हैं तो लगता है कि पश्चिम की सब बातें सही हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में पश्चिम हमारे से 10 अंश भी नहीं है। हमारे पास तो आज भी पश्चिम को देने के लिए बहुत कुछ है। हमने 1000 साल से ज़्यादा विदेशी आक्रमण को झेला है, इसलिए हम देखते हैं कि उत्तर भारत से उत्तर पूर्वी भारत तक और मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत के गोदावरी के इधर के स्तर तक हम कोई भी पुराने स्ट्रक्चर नहीं देखते, या कोई भी देखते हैं, कोई भी महल देखते हैं, मंदिर देखते हैं, कोई किला देखते हैं तो खंडर के रूप में देखते हैं, और उसके ऊपर नाम दूसरा रहता है। हमारी संस्कृति को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन जो बचा है आज भी यदि हम उसका अध्ययन करें, आपके आसपास यदि कोई ऐसी चीज़ हो, आप अध्ययन देखें, सूक्ष्मता से देखें, उसमें कितना विज्ञान है। और उन लोगों ने, हमारे चाचा नेहरू और सरकारें तो कहती थी कि 84 जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में सिर्फ 10% लोग पढ़े लिखे थे, 90% अनपढ़ थे। ये मैंने भी देखा है कि आज से 30-35 साल पहले, क्योंकि मेरा संबंध भी किसी गांव से रहा है, मैंने अपने जन्म के 15 साल गांव में व्यतीत किए हैं, तो मैंने गाँव में अपने बुजुर्गों को देखा है कि वो हाथ से ज़मीन नापते थे, वो सेर में नापते थे। 10 की पहाड़ी नहीं, गिनती नहीं आती थी तो कच्चे दीवारों पर जो गोबर से पुती होती थी उन पर निशान लगाते थे, 10 के निशान लगा के वो गिनती करते थे। वो अनाज की बोरियां ऐसे गिनते थे, वो हर चीज़ को ऐसे ही गिनते थे, लेकिन फिर भी उनका पहाड़ा बहुत अच्छा था। और पहाड़ा अच्छा नहीं था, हर व्यक्ति विशेषज्ञ था। हम यदि देखें सुनार को, आज के सुनार तो साधनों से, यंत्रों से किसी चीज़ को, लेकिन हमारे पुराने सुनार थे वो बहुत अनुपम थे, वो बहुत वैज्ञानिक थे, क्योंकि उनको तो सोना पकड़ने के बाद, सोने की चमक देखने के बाद पता लग जाता था उसमें कितना सोना है। हम तो बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, छोटी इंडस्ट्री थी, लेकिन लोहे की बहुत चीज़ बना पाते थे। इसी तरह जो हमारे पास अस्तित्व में आज भी है, क्योंकि और सब कुछ नष्ट हो गया है, ग्रंथ हमारे नष्ट कर दिए गए, ग्रंथ हमारे नष्ट विलुप्त हो गए, लेकिन जो कुछ बचा है उससे हम सूत्रबद्ध आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास अपार संभावना है, और अपार संभावना इसलिए नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, अपार संभावना आपके पास भी है। आपके पास भी अनुपम बुद्धि है, अनुपम योग्यता है, क्षमता है। हो सकता है आपके पास मेरे से ज़्यादा उपलब्ध हो, लेकिन ना आप उसको व्यक्त कर पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं। तो आइए मैं और आप और हम सब मिलके एक बड़ा प्रयास करें। हमें तो प्रयास करना ही है कि इस देश को बचाना है, और देश में अब ज़्यादा खतरा है, 47 से पहले कम खतरा था, क्योंकि 47 में पहले दुश्मन हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता था, लेकिन आज तो दुश्मन हमारे घर में है, हमारी संस्कृति पर, सभ्यता पर है, उस पर खतरा है। उसको बचाने के लिए, उसको यथावत रखने के लिए, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हमें प्रयास करना है, और इसके लिए हमें स्वास्थ्य को लेके चलना है, और चीज़ों को लेके चलना है, इन सब को लेके चलना है। तो इसलिए हमें मिलकर प्रयास करना है। मैं छोटा सा आदमी हूँ, आप बड़े हो सकते हैं, संपन्न हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यदि आप और हम प्रयास करेंगे तो 1 और 1 11 नहीं, 1 और 1 हम
1001 भी हो सकते हैं। तो मेरा आपको अनुरोध है कि आप मेरे साथ जुड़िए। मैं स्वास्थ्य को लेके चल रहा हूँ, लेकिन स्वास्थ्य के साथ मैं और विषयों को लेके चलूँगा। उन पर सब पर मैं वीडियो डालूँगा। आपको पसंद आए तो निश्चित रूप से मेरे इस चैनल से जुड़िए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि किसी बात का संपर्क साधना है, किसी बात की जानकारी लेनी है, तो मेरे आप मैसेज बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करिए। और ये मैं आपके लिए एक मैसेज दे रहा हूँ। धन्यवाद मित्रों।